हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले सितंबर सीरीज़ के बारे में। विजन की है डॉक्यूमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राहुल है। आज जो हम करने वाले हैं पॉलिटी गवर्नेंस के बारे में करने वाले हैं। इसमें 6 टॉपिक है जो आपकी स्क्रीन पे है। कर्मयोगी, इलेक्शन कमीशन, टैकलिंग क्रिमिनलाइजेशन, केशवानंद भारती केस, क्वेश्चन आवर, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और हम डेटा देखेंगे कुछ क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट। तो आज बस 6 टॉपिक करेंगे, उसके बाद नई वीडियो आएगी। तो आपकी स्क्रीन में पहला है मिशन कर्मयोगी। तो हाल ही में क्या हुआ, कैबिनेट ने अप्रूव करा है मिशन कर्मयोगी, जो कि है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। बेसिकली एक रिफॉर्म एक्शन लिया गया था कैबिनेट के द्वारा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो इसमें कुछ साइलेंट फीचर है जो आपकी स्क्रीन पे है, जो आप देख सकते हो। 46 सेंट्रल एम्प्लॉय को 510 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि 5 साल में स्पेंड होंगे। और ये जो एक्सपेंडिचर है ये पार्टली फंडेड होगा, मतलब मल्टीलैटरल असिस्टेंस भी रहेगी इसको, जो कि $50 मिलियन की रहेगी। इसकी जो कोर गाइडिंग प्रिंसिपल है वो रूल बेस से रोल बेस पे शिफ्ट हो रही है। रूल बेस हो गया आपका प्रिंसिपल के बेस पे। रोल बेस मतलब आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहे हो और आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो अपने वर्क से, ठीक है। एम्फोसिस ऑन साइट लर्निंग है, शेयर इन ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बहुत सारी सिविल सर्विस को यहाँ पे ज़्यादा एक्शन करने, एफिशिएंसी दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनका रोल थोड़ा सा बढ़ा जाएगा इसमें। और इसमें उनका बिहेवियर और फंक्शनल चेंजेस के बारे में बताया कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे वो अपने आप को शोकेस कर सके। और इसके अलावा इंकरेज करेंगे, और बेस्ट इन लर्न कंटेंट क्रिएटर्स इसमें हेल्प करेंगी, जो मिशन कर्मयोगी में। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम भी बनेगा, जो कि एक पोर्टल बनेगा जिसका नाम है आई गॉट, विच इज़ इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। कर्मयोगी का ये प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप देख सकते हो मॉनिटरिंग और इवेलुएटिव फ्रेमवर्क है, और बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं। हमने बस अभी फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क में बेसिकली इसका जो अथॉरिटी कौन है, कौन गवर्न करेगा, वो बारे में बात करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल इसको देखेगा और इसको डायरेक्शन देगा। उसका चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली होंगे, और उनके साथ साथ अलग अलग मिनिस्टर जो होंगे, जैसे यूनियन मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और पब्लिक ह्यूमन राइट प्रैक्टिशनर्स भी होंगे, और बड़े सारे लोग होंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कमीशन है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हो कि एक एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स बनाए जाएंगे और सुपरवाइज करा जाएगा। यहाँ पे सुपरविजन दिया जाएगा, हर चीज़ देखी जाएगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल भी होगा, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि इसको ओन करेगा और सारी चीज़ करेगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटेड यूनिट जो इसका होगा वो कैबिनेट सिक्योरिटी सेक्रेटरी होगा, ठीक है। इसके बेनिफिट आप देख सकते हो कि एफिशिएंसी सर्विस डिलीवरी होगी इसके आने के बाद, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होगी, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगी, ऑन साइट लर्निंग, और सिविल सर्विस को फ्यूचर के लिए प्रोग्राम करा जा रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे उनको भी अपना रोल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही वैसे वैसे हमें भी रिफॉर्म करने पड़ेंगे उनको। कोलैबोरेटिव कॉमन इकोसिस्टम होगा, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन का भी इसमें देखा गया है। पर इसमें कंसर्न्स भी है कुछ। इसमें चैलेंज है कि इंसेंटिव लिंक ट्रेनिंग है। तो इसमें चैलेंज मेजर यही है कि जो पहले के जो मेथड थे वो इतने ज़्यादा इंसेंटिवाइज नहीं करते थे, ठीक है। इसलिए शायद ये मेथड भी वैसे ही ये डिनोट करना चाह रहे हैं। ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम, लोग डिसेंट्रलाइजेशन नहीं दिया अभी भी, पावर जो है सेंटर के हाथ में, तो फिर वो मैनिपुलेट कर सकते हैं इनको, सिविल सर्वेंट को अपने अंडर। डिस्टेंस सेल्फ अर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखी गई है एज कम्पेयर टू द कोर नॉलेज डेवलपमेंट। बर्डन जो होगा वो सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा होगा, और वो शिफ्ट करा जाएगा ओवर लोडेड इंडिविजुअल का। इसका मतलब यही है कि आपका जो पहले सिविल सर्विसेज बर्डन ले रहे हैं वो अभी भी ले रहे हैं, और एक्स्ट्रा आप उन पर एक चीज़ डाल रहे हो, ठीक है ना। बस इसका यही था। सेकंड जो हमारे पास न्यूज़ है वो है इलेक्शन कमीशन टैकलिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो हाल ही में अभी इलेक्शन कमीशन ने एक रिवाइज कराई टाइमलाइन फॉर पब्लिसिटी ऑफ क्रिमिनल, जो भी हमने देखा है, ठीक है। कैंडिडेट जो भी कंसर्न है वो इन चीज़ों को देखा जाएगा। अब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप देख सकते हो कि इट इम्प्लाइज द क्रिमिनल्स आर एंटरिंग द इलेक्शन फ्रे एंड
contesting elections and even getting elected to the parliament and the state legislature. तो सिंपल चीज़ है कि जो जितने भी कानूनी जुर्म करने वाले लोग हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में हैं अभी भी। और डेटा भी देख सकते हो, 2019 का डेटा है कि 43% लोग अभी भी जो लोकसभा के हैं वो एक सीरियस क्राइम में ही इन्वॉल्व हैं, और 29% में बहुत ज़्यादा ही लोग हैं जो हीनियस क्राइम कर रहे हैं तब भी अभी भी हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही दो कमीशन बैठी थी, इलेक्शन कमीशन और लॉ कमीशन, जो आगे देखी जाएगी हमें। उसमें बोला गया था कि यार इनको हटाना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली अगर जो लोग लॉ को तोड़ के क्राइम कर रहे हैं, अगर वही लॉ बनाएंगे फिर तो भाई हो गया। तो इसमें वही है कि नेक्सस बन जाता है, और एफटीपीटी सिस्टम में वही है, जो जिसके पास पावर है वो जीत जाता है। और इसका इम्पैक्ट वही होता है कि जो मैंने आपको बता दी कि लॉ ब्रेकर्स ही आपका लॉ मेकर बन जाते हैं, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, आयरनी है एक तरह की, पर ये एग्जिस्ट करता है, तभी हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें ये भी है कि कैंडिडेट को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो भी इलेक्शन के लिए स्टैंड कर रही है, उनको अपने कैंडिडेट की डिटेल बारे में बताना पड़ेगा कि कितने क्राइम रेट है, मतलब क्या क्या इनका क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो भी है पब्लिश कराना पड़ेगा न्यूज़पेपर में और व्हाटएवर। और इसमें कुछ स्टेप भी लिए गए थे जो कि आपकी स्क्रीन पर देख रहोगे आप। एक मिनट, हाँ। In 1997, the election directed all returning officers to reject the nomination of any candidate who stands convicted on the day of the filing, even if his sentence is suspended. A statement of flying squads, ये भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप ब्लैक मनी को कर सकते हो। और इसमें इंटेंस वोटर अवेयरनेस भी होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वोटर को अवेयर करा जाएगा कि भाई कौन है। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि नेशनल स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो फर्निश करेंगे एफिडेविट, और इसके अलावा फॉर्म 26 दिया जाएगा, क्रिमिनल के बारे में बताया जाएगा जो भी है। और इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी है बहुत सारे, जो आपकी स्क्रीन पे है कि लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि इन चीज़ों को मॉनिटर कराया जाए, और नए नए लॉज आने चाहिए, पावर देनी चाहिए। लिमिटेशन तो है, ज़्यादा पावर नहीं दी गई है। कन्विक्शन के लिए फॉल्स एफिडेविट्स भी हो जाते हैं कभी बार, रिलीजन मिसयूज हो जाता है फॉर इलेक्टोरल गेन्स, हमें पता ही है। वे फॉरवर्ड में ये है कि आरपीए जो इलेक्शन से डील करता है उसको थोड़ा सा हमें अमेंड करना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो कन्विक्शन को भी ऐड करना चाहिए सेक्शन 125A में, और सेंटेंस देना चाहिए फॉल्स एफिडेविट को, इंडिपेंडेंट मेथड होना चाहिए वेरिफिकेशन ऑफ विनर्स का, बारिंग इलेक्शन का चार्ज विद कॉग्निशनल ऑफेंसेस फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, एक्सपीडिटिंग ट्रायल्स इन रेलेवेंट कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आप देख सकते हो रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन फ्रॉम द डेट द प्रोसीड amendment come into effect, all person with criminal charges punishable more than 5 years pending on the date are liable to be disqualified। तो जिसका 5 साल से ज़्यादा पनिशेबल है उसका डिस्क्वालीफाई करने की बात करी गई है। ग्रांटिंग इलेक्शन कमीशन मोर पावर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पावर दे ही जाएगी तभी इलेक्शन कमीशन अपना रोल और अच्छे से निभा सकते हैं। ऑल दो इंडिपेंडेंट है बट थोड़ी और पावर चाहिए। तो उसमें 3 पॉइंट्स है, देख सकते हो आप, सब पॉइंट है कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होना चाहिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए एक होना चाहिए कि ट्रायल्स भी होने चाहिए आरपीए 1951 के अंडर, एक्ट के अंडर। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो केशवानंद भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, पॉइंट व्यू से, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक केस ऐसा था जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया था, और चीज़ें बहुत क्लियर कर दी गई थी इस जजमेंट के बारे में। लैंडमार्क जजमेंट था। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि केशवानंदा भारती जी पास्ट अवे हो गई थी, इसलिए न्यूज़ में बहुत था। तो ये इस केस का पहले हम कुछ बेस समझ लेते हैं कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो पहला जो द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसका वैसे कोई रेफरेंस नहीं है, पर उसके बहुत सारे जजमेंट है जो आप अपने राइट साइड में देख सकते हो। शंकरी प्रसाद केस जो था 1951 में, और सज्जन सिंह केस, इस दोनों जजमेंट में बताया है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। पर गोलकनाथ केस जो 67 में आया था उसने चीज़ें रिवर्स कर दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब फंडामेंटल राइट नहीं अमेंड नहीं कर सकते आप।
तो लेकिन उसमें ये बोला था कि सम जो फीचर्स है वो आपका कोर होते हैं और उसका यूजुअल प्रोसीजर से नहीं कर सकते। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर आया। तो ये 67 वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी वजह से, विच लेड द फाउंडेशन फॉर केशवानंद भारती केस, जो कि बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट कुछ भी अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम चीज़ें और इलाबरेट करते हैं। जो आप देख सकते हो नीचे कि ये चारों केसेस हुए थे, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975, मिनर्वा मिल्स, SR बोम्मई केस, ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली बताया था सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का ऑल दो डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन किस मामले में इंटरप्रेट कर सकता है ये बताया गया कि ये अगर कोई भी सुप्रीम ये पार्लियामेंट आपका लॉ बना रहा है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो फिर वो वॉइडेबल है। और कुछ ये 12-14 प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने दिए थे, तो आप देख सकते हो। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल फ्रीडम, मैंडेट टू बिल्ड वेलफेयर, सुप्रीमेसी, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन पावर, सेकुलरिज्म, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, पावर जुडिशल रिव्यू, और ये लास्ट FR एंड DPSP में एक हार्मनी होनी चाहिए। बात करते हैं इस केशवानंद भारती केस के बारे में। ये केरला का लैंड रिफॉर्म केस था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, ये केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1961 में बोला गया था कि यार जो वायलेशन है फंडामेंटल राइट वो नहीं होना चाहिए, जो कि इंशाइड है 25, 26, 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और हाँ, तो ये केस हुआ था और उसके बाद 13 जजेस की बेंच थी, सबसे लार्जेस्ट थी। और इसमें 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन ऑफ गोलकनाथ केस, आर्टिकल 368, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 3 and 2 ऑफ 25 CAA एंड 29 CAA। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सिंपल है। गोलकनाथ केस हुआ था जो हमने देख लिया 1967 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने बेसिकली चेंजेस कर दिए थे फिर से पार्लियामेंट की पावर में अमेंड करने के लिए। इन्हें बोला कि अमेंडिंग पावर और लेजिस्लेटिव पावर में कोई अंतर नहीं है। इन्हें हर चीज़ बता दी थी कि जो फंडामेंटल राइट है कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं अमेंड हो सकते। पर बाद में फिर चीज़ें बदल गई थी कि जो आपने देखा केशवानंद भारती केस में आप कर सकते हो फंडामेंटल राइट को, पर बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। अब क्या हुआ था गोलकनाथ केस के बाद, तो 24 अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें बेसिकली बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है। मतलब लॉ अलग है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थोड़ा अलग है। इसमें ये बोला गया था आर्टिकल 13 के अंडर आता है, तभी वो बोलता है कि पावर पार्लियामेंट के पास है पावर कि वो अमेंड कर सकता है। द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कर सकता है। सेक्शन 25 अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था कि आप जो सेक्शन 2 ऑफ एक्ट का टेल हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी का इंदिरा गांधी के टाइम पे, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पब्लिक यूज़ के लिए हो सकती है। सेक्शन 3 में प्रोसीजर दिया गया था कि जब DPSP है वो प्रेसिडेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट का। और जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है ये इस टाइम पे बहुत बड़ा था इसकी वजह से। 29 अमेंडमेंट एक्ट जो था वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो 2 लैंड रिफॉर्म्स थे वो 9th शेड्यूल में ऐड किया गए थे। टोटल हमें पता ही है 12 शेड्यूल है, तो 9 शेड्यूल में ऐड कर दिए गए थे। हाँ, आउटकम्स क्या थे इसके? आउटकम्स ये है केशवानंद भारती केस का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी करी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पार्लियामेंट के पास पावर है कुछ भी अमेंड करने की, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं वायलेट कर सकती। तो भी ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट आए। और इसके बाद कुछ गोलकनाथ केस के रेफरेंसेस भी इसमें दिए गए थे जो हमने उठाया। और कुछ अदर जजमेंट है कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्वेश्चन अगर ऐसा है UPSC में कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हाँ है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है इस केस का कि जुडिशियल रिव्यू को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा लार्जेस्ट नंबर ऑफ अमेंडमेंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के, ताकि आप इसको प्रिजर्व कर सके हो। और पार्लियामेंट का जो इंडिवर था कि भाई जुडिशियल रिव्यू है जो स्कोप है वो भी बढ़ाया गया था। वाइप आउट हुआ था वैसे तो, अगर आप देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, ऑल्दो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बुलाया था, लेकिन उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी आया था क्योंकि वो इंदिरा गांधी ने निकाला था अपने टाइम पे। बट उसमें कुछ स्कोप भी ऐड हुए थे जो कि हमें पता ही है। जैसे
आपका SSI भी ऐड हुआ था प्रियम्बल में, और बड़ी सारी चीज़ थी, तभी उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ थी। क्वेश्चन आर के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोविड-19 का पैंडेमिक की वजह से हमें पता है कि दिक्कत आए है बहुत ज़्यादा। तो जो मानसून सेशन होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें चीज़ें कुछ बदली गई थी। लोकसभा राज्यसभा ने सस्पेंड कर दिया था क्वेश्चन आवर प्राइवेट मेंबर बिजनेस का, क्योंकि आप समझ सकते हो कि भाई कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है, और ये कंट्रोवर्सी में रहती है कि क्वेश्चन आवर ऐसा आवर होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल हेल्ड कराया जाता है। इसलिए बहुत क्रिटिक्स ने बोला था कि यार ये नहीं होना चाहिए था, पर हमें कंट्रोवर्सी से मतलब नहीं, हमें मतलब है अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करो कि क्या है क्वेश्चन आवर, ठीक है ना। तो राज्यसभा जो था रिवाइज हुआ था इसका भी, कि वो मिलेंगी 9 से 1 बजे, और लोकसभा का था कि 3 से 7 बजे मिलेंगे। 0 आवर को बहुत शॉर्ट कर दिया गया था, 30 मिनट का कर दिया था। आपको पता है क्वेश्चन आवर जब स्टार्ट होता है वो उसके बाद ही 0 आवर स्टार्ट होता है। हम टाइम लाइन देखेंगे जो राइट में है, पर उससे पहले ये थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नो क्वेश्चन आवर क्या है? नो क्वेश्चन आवर हमें पता है सस्पेंड कर दिया था, और इसमें MP अनस्टार्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो आप बेसिकली रिटर्न में लेते हो एज अ रिप्लाई, जो हम आगे जाके भी देखेंगे। शॉर्ट नोट क्वेश्चन जो भी होंगे वो भी अलाउड है ओरली, और नो प्राइवेट मेंबर बिल इसमें सस्पेंड कर दिया गया था। क्वेश्चन आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग। जो पहला आवर होता है आप देख सकते हो, जैसे 11 से 12 क्वेश्चन आवर का होता है, 12 से 1 आपका वही होता है 0 आवर, जो कि 1 घंटे का होता है। फिर लंच होता है, उसके बाद फिर डिस्कशन होते हैं 2 से लेकर 6 बजे तक। तो क्वेश्चन आवर हमें पता ही है, और इसमें बेसिकली मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होल्ड करा जाता है। बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉलो देयर ओन सेट ऑफ रूल्स, जो कि उनके रूल बुक में लिखा होता है वो फॉलो करते हैं। और इसके अलावा जो बिगनिंग में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद राज्यसभा में भी राज्यसभा में भी क्वेश्चन आवर होते हैं 2 हफ्तों में 2 दिन, मतलब 2 हफ्तों में 2 बार। और इसके बाद आप देख सकते हो 1964 में क्वेश्चन आवर सबसे पहला क्वेश्चन आवर जो हुआ था 1964 में था राज्यसभा में, एवरी डे ऑफ द सेशन। 2014 में राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी ने शिफ्ट कर दिया था क्वेश्चन आवर को इन द हाउस फ्रॉम 11 to 2 टू प्रिवेंट द डिस्ट्रप्शन ऑफ क्वेश्चन आवर। तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप देख सकते हो स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट क्वेश्चंस जो भी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, कहाँ गया? हाँ, स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। स्टार्ट क्वेश्चन वही होता है जो ओरली आप बोल देते हो, और अनस्टार्ट होता है जो आंसर करा जाता है जब आपका लोग मिलते हैं, ये लोग डिस्कशन करते हैं, उसके रिटर्न फॉर्म में होता है। अब शॉर्ट नोट क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ओरली पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर के बाद, और एक एजेंडा सेट का होता है, उस पर पूछा जाता है क्वेश्चन टू प्राइवेट। तो आप देख सकते हो इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये फुलफिल करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का वो यही है, और इसके अलावा ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी करता है। क्वेश्चन आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्लिगेशन बनाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, जहाँ पे जो आपका जो अपोजिशन में होते हैं वो क्रिटिक करते हैं गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, और इसी वजह से कंट्रोवर्सी में रहा था। क्वेश्चन आवर गिव्स स्पेस फॉर MPs फॉर बोथ रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टीज, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पॉलिसी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और जुडिशल इंटरवेंशन को भी ये बहुत अच्छा करता है, इंटरवीन करता है थोड़ा सा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारे पास न्यूज़ है वो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, बहुत ही अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये जो रिपोर्ट है, असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये कौन रिलीज़ कर रहा है? ये एक जॉइंटली रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस IFC और सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट्स, जो भी पब्लिश कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC में पूछा जाता है। अब राइट साइड में आप देख सकते हो इंस्टीट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एक इंडिया की एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जो इंडिया में सेंटर्ड है, डेडिकेट करती है पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है इसके रिसर्च के लिए होती है, नॉलेज के लिए होती है। और इसमें जो चीज़ होती हैं वो एक नॉलेज पार्टनर है इसका जो है वो है नीति आयोग।
तो नीति आयोग हमें पता ही है, एक बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि 2015 में बनी थी। इसके अलावा आप देख सकते हो जो सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव है वो यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स करती है पब्लिश। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मेजर करती है कि किस हिसाब से जो कंट्रीज़ है वो कैसे प्रोवाइड करती है सोशल और एनवायरमेंटल नीड्स जो कि सिटीज़न की है इस वक्त। ठीक है, तो ये जॉइंटली इंस्टीट्यूट ने बनाया गया है, दोनों इम्पोर्टेंट है। एडीपी जो है वो लॉन्च हुआ था 2018 में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का। अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हमने पता ही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सलवादी मूवमेंट से बोला जाता है, वो भी इस प्रोग्राम में बताया गया है कि 112 जो है इंडियाज़ का डिस्ट्रिक्ट में जो 739 डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट देखा गया है, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस प्रोग्राम में जो आइडियाज़ हैं वो शिफ्ट करते हैं एक अप्रोच पे जिसका नाम है गवर्नेंस थ्रू पॉलिसी एंड गवर्नेंस। इसमें 3 प्रिंसिपल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ सक्सेस, एनेबलिंग इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट, ड्राइव चैलेंज थ्रू कॉपरेशन एंड कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म। The program focuses on 6 practical and measurable social progress outcomes in 6 major themes। तो थीम्स आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट 6 थीम है इसकी, जो इम्पैक्ट करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिटीजन। वो क्या क्या है, वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि हर चीज़ को आप जैसे बैंक को आप जोड़ रहे हो हर तरह से, तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें आती हैं, पेटीएम एटीएम भी आते हैं, और बड़े सारे बैंक्स जो कि शॉर्ट शेड्यूल बैंक्स आते हैं, नॉन शेड्यूल आते हैं, जो भी है। स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और 49 इंडिकेटर्स है छोटे छोटे। तो 3 मेजर कोर प्रिंसिपल है इसके, जो कि है अप्रोच, कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन और कॉम्पिटिव। ठीक है, तो 3 C's है, कन्वर्जन, कोलैबोरेशन, कॉम्पिटेंशन कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये चीज तीनों हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम में है, जो कि है सेंट्रल लेवल में नीति आयोग है जिसको देखी जाएगी, और इसमें आप देख सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और स्टेट गवर्नमेंट्स इसका बहुत ही मेजर ड्राइवर्स है चेंज का। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर बनाया होगा जो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, और उसकी जो रैंक होगी वो एक जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होगी, और उसको भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन में दिया जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है नीति आयोग रिलीज करेगी डेल्टा रैंकिंग, जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट को मंथली इम्प्रूवमेंट का अचीवमेंट देगी। फोकस होगा इसका, चैंपियंस ऑफ द चेंज डैशबोर्ड होगा इसका। इसका जो रिपोर्ट के फाइंडिंग है वो आप देख सकते हो, डिस्पैरिटी अक्रॉस स्टेट्स आर हाई बता सकते हैं, हेल्थ और एजुकेशन का बता सकते हैं कि कितना स्टेट में क्या क्या चल रहा है। एडीबी बेसिकली सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बताएगा, और एसटीजी गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव का उसको भी फुलफिल करता है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देता है ये, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस है, क्योंकि इसमें हमने देख लिया कि इसका बेनिफिट क्या है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बहुत है। इसमें बजट बहुत कम है, जो कि हमेशा एक दिक्कत रहती है, एक कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, एक हाई क्वालिटी डेटा की इसमें भी दिक्कत है, और डेल्टा रैंकिंग जो कि नीति आयोग रिलीज कर रहा है वो बेसिकली फोकस करेगा असेसिंग क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या क्या है। एक है हेल्थ और न्यूट्रिशन का, जो है असम में हेलक कांडिया। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट अब बेयर करो मेरे साथ। ये एक इनोवेशन है, हालाकांडी जो भी है, एक इनोवेटिव प्रैक्टिस है जो बेसिकली 5 सैपलिंग्स को देखता है, कोकोनट, लीची, असम, लेमन, गुआवा, आंवला। आंवला वैसे बहुत अच्छा रहता है विटामिन सी के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन के लिए आप देख सकते हो
रजना रजनंदन गांव छत्तीसगढ़ में जो है वो बेसिकली सैनिटेशन प्रोवाइड कर रहा है हर लड़की को। और एक बंका है बिहार में, बेसिकली वो एक प्रोग्राम है उन्नन बंका जो बेसिकली एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन डोमेन भी है, जैसे गजापति है, मिनी बैंक्स है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कॉमन सर्विस सेंटर्स भी है। कॉमन सर्विस सेंटर आपने देखे होंगे, एक तरह से वो होता है जैसे मान लो आप साइबर कैफ़े में जाते हो, ये बेसिकली लॉ से रिलेटेड होता है, जहाँ पे आप जो बेसिकली इनके पास पैसा बहुत कम होता है वो जा सकते हैं और कम पैसों में चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन और उनको दिखाना पड़ता है अपना बीपीएल वगैरह। एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्स में आप देख सकते हो कुपेरा है जम्मू एंड कश्मीर में, जो बेसिकली हाई डेंसिटी फार्मिंग के बारे में बताता है। और ये सारी चीज़ है एग्रीकल्चर या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कुपवेरा जेन के स्किल डेवलपमेंट है गजापति जो उड़ीसा में पता है ईस्टर्न कोर्स में। और ये दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तो इसमें स्कीम भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट अगेन बन जाता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप देख सकते हो JNK का एक उपारा जो हमने देख लिया एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स का है, इसमें 176 वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स होंगे जो स्ट्रेंथन करेंगे। एक दाहोद है गुजरात में जो कि सोलर पावर होगा। इसके अलावा जो रैंडम थिंग्स है जो स्टडी में ये रिकमेंडेशन दी गई है वो है कि डेटा कलेक्शन होना चाहिए, इंश्योरिंग फ्लेक्सिबल इफेक्टिव फीडबैक लूप होना चाहिए, अपडेटिंग प्लान होना चाहिए, इंगेजिंग कस्टमाइज लोकल लेवल इंटरवेंशन होना चाहिए, फोकस इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। बस इसमें बस इतने ही पॉइंट्स हैं, बाकी आप एक बार इसको देख लो ना। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, बट अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए। और आप ये भी देख सकते हो, ये क्राइम इन इंडिया 2019 की रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है NCRB के द्वारा। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन करी है कि अभी भी हमारे जो क्राइम रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें आप देख सकते हो कि क्राइम रेट वुमेन्स के अगेंस्ट कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि 7.3 जो है वो है इंक्रीज़ हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स। और स्पेशली लॉकडाउन के दौरान आपको पता ही न्यूज़ बहुत आ रही थी कि लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया था। अब इसमें आप देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ द केस है क्रूअल्टी ऑफ बाय हस्बैंड और रिलेटिव। हाईएस्ट नंबर ऑफ केस हमें पता ही है यूपी, और उसके बाद राजस्थान महाराष्ट्र में। अगर हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम देखा जाए अगेंस्ट वुमेन ओवरऑल तो आप देख सकते हो असम में, थोड़ा शॉकिंग है, असम में, उसके बाद राजस्थान और हरियाणा में। कास्ट बेस्ड वायलेंस की बात करूँ तो वो भी बड़ा 7.3% से, यूपी सबसे ज़्यादा है SC के अगेंस्ट 25.8% अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद आपका राजस्थान बिहार में आता है, फिर हाईएस्ट रेट क्राइम अगेंस्ट SC है राजस्थान में, फॉलोड बाय MP एंड बिहार। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट ये डिक्रीज हुआ है 11.3 एक साल में डिक्रीज हुआ है, और 80.3 का रजिस्ट्रेशन दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक अथॉरिटी। और उसके बाद ऊपा साइबर क्राइम भी बहुत डिक्रीज हुआ है, 11.3 गिरे हैं, सॉरी रजिस्टर हुए हैं, साइबर क्राइम बढ़े 63.5 जंप हुआ है 2018 से 2019 तक का, 60.4 साइबर क्राइम बढ़े हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो क्राइम अगेंस्ट ST भी बढ़ा है बहुत ज़्यादा, 26% हुआ है ST शेड्यूल ट्राइब। हमने SC की बात करें, हम ST की बात करें। इसके बाद चिल्ड्रन में देख सकते हो 4.5 का भी ग्रोथ आया है, तो हम देख सकते हो अभी भी स्थिति थोड़ी बेकार है। NCRB बहुत अगेन इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर 1986 में आई थी एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन है और कि क्राइम क्या हुआ, कितने क्रिमिनल्स है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये एक रिकमेंडेशन है टंडन कमेटी का, नेशनल पुलिस कमीशन का 1971-81, और ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का है, टास्क फोर्स का 1985 का। और बेसिकली इनका काम क्या है कि इनको मॉनिटर करना है, कोऑर्डिनेट करना है, इंप्लीमेंट कर रहा है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स को। और इसका हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था क्राइम इन इंडिया जो हुआ था वो 1953 में आता, और इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 की। और ये क्राइम रजिस्टर करता है IPC के अंडर और स्पेशल एंड लोकल लॉज के अंडर। पब्लिकेशन क्या है इसकी कि एक्सीडेंटल डेथ्स की, सुसाइड्स की, प्रिजनर्स की, फिंगरप्रिंट्स की, और रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन्स की, इसमें सारी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव वही है कि क्लियरिंग
हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्राइम्स है, टू स्टोर कोऑर्डिनेटिव डिसमिनेटेड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फैसिलिटीज टू पर्सनल ऑफ क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, और नेशनल स्टोर हाउस ऑफ फिंगरप्रिंट का होता है, एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फिंगरप्रिंट पे। तो ये है आपका आज तक का, और इसके अलावा हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। और बस लास्ट में ये बोलना है कि सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और आप बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो अब आने वाले सालों में।